नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य से निकले दो बहुत ही गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे विचार हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की मुश्किलों का हल दे सकते हैं। एक है हमारे उसूलों के बारे में और दूसरा हमारे मन की रफ्तार के बारे में। ये दो सवाल शायद हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्या हमारे जो आदर्श हैं, जो वैल्यूज हैं, वो सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं या उन्हें असल जिंदगी में जिया भी जा सकता है? और ये जो जिंदगी की दौड़ है, क्या इसका मतलब सिर्फ भागते रहना है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आदर्श यानी आइडियल्स और व्यावहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी के बीच की खींचतान। इसका जवाब हमें गिन्नी का सोना नाम के एक पाठ में मिलता है, जो इस उलझन को समझने के लिए एक बड़ा ही शानदार उदाहरण देता है। देखिए, पाठ में बताया गया है कि जो हमारे शुद्ध आदर्श होते हैं ना, वो 24 कैरेट सोने की तरह होते हैं, एकदम प्योर, बहुत कीमती लेकिन नरम। उनसे गहने नहीं बन सकते। तो असल जिंदगी में उन्हें यूजफुल बनाने के लिए हम उनमें थोड़ा व्यावहारिकता का तांबा मिला देते हैं, और तब बनता है गिन्नी का सोना, जो ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा चमकदार। तो जो लोग इस बैलेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, यानी व्यवहारिक आदर्शवादी। सच पूछिए तो हम में से ज्यादातर लोग यही बनने की कोशिश करते हैं, है ना, कि अपने उसूलों पर भी टिके रहें, पर दुनिया की हकीकत को भी साथ लेकर चलें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा खतरा है। जब व्यवहारिकता का वो तांबा ज्यादा होने लगता है, तो हमारे आदर्शों का सोना धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगता है, और आखिर में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ। तो फिर सवाल यह है कि सही बैलेंस कैसे बने? इसके लिए हमें महात्मा गांधी की तरफ देखना होगा। वो इस संतुलन के मास्टर थे, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था, एकदम अनोखा। ये बात बहुत गहरी है। जरा सोचिए, गांधी जी ने अपने आदर्शों का लेवल नीचे नहीं किया, उन्होंने समझौता नहीं किया, बल्कि उन्होंने रोजमर्रा के कामों को ही इतना ऊपर उठा दिया कि वो आदर्श बन गए। उन्होंने व्यावहारिकता को ही कीमती बना दिया। तो उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने अपने सबसे ऊंचे आदर्शों जैसे सत्य और अहिंसा को लिया और उन्हें रोज के कामों में, प्रैक्टिकल एक्शन में घोल दिया। जैसे नमक मार्च सिर्फ नमक बनाने के बारे में नहीं था, वो सत्य के लिए खड़े होने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। इस तरह उन्होंने तांबे में सोना मिला के तांबे को ही सोना बना दिया। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं। अपने आदर्शों की चुनौती से आगे बढ़कर अब हम आते हैं जिंदगी की भागम भाग वाली चुनौती पर। और ये आइडिया हमें मिलता है एक दूसरे पार्ट से, जिसका नाम है ज़ेन की देन। ये एक बिल्कुल अलग प्रॉब्लम की बात करता है। लेखक यहाँ जापान का जिक्र करते हैं, जो एक तरह से हमारी अपनी तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया का ही एक प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक कभी ना खत्म होने वाली रेस में है, जहां रफ्तार ही सब कुछ है। और इस रफ्तार भरी जिंदगी का हाल कैसा है? लोग चलते नहीं, भागते हैं। वो बात नहीं करते, बस काम की बातें जल्दी जल्दी बकते हैं। और जब अकेले होते हैं, तब भी उनका दिमाग इतनी तेजी से चलता है कि वो खुद से ही कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहते हैं। मतलब एक दिमागी दौड़ जो कभी रुकती ही नहीं। और इसका नतीजा चौंकाने वाला है। लेखक बताते हैं कि इस लगातार दौड़ की वजह से जापान की 80% आबादी मानसिक तनाव या बीमारी से जूझ रही है। सीधी सी बात है, हमारा मन का इंजन इतनी तेज रफ्तार के लिए बना ही नहीं है, वो टूट जाता है। तो इस भागते हुए इंजन का इलाज क्या है? इसका जवाब छिपा है ज़ेन परंपरा के एक बहुत ही शांत और गहरे अनुभव में। और यहीं से हमारी कहानी की रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है। इलाज है चानो यू, यानी जापान की पारंपरिक टी सेरेमनी। ये सिर्फ चाय पीना नहीं है, ये एक ऐसा अनुष्ठान है, एक ऐसा रिचुअल है जिसे जानबूझकर मन को शांत करने के लिए, उसे वर्तमान के पल में वापस लाने के लिए बनाया गया है। जरा कल्पना कीजिए, एक शांत सी जगह है जहां सिर्फ 3 लोगों को आने की इजाजत है। जो मेजबान है वो हर काम, बर्तन साफ करने से लेकर चाय डालने तक, बहुत धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेस के साथ कर रहा है। माहौल में इतनी शांति है कि केतली में उबलते पानी की आवाज तक साफ सुनाई दे रही है। और सोचिए, चाय के सिर्फ 2 घूंट पीने में 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा, ये जानबूझकर अपनाई गई धीमी गति है, जो आपके तेजी से दौड़ते दिमाग को रुकने और बस एक सांस लेने पर मजबूर कर देती है। तो लेखक पर इसका क्या असर हुआ? उन्होंने महसूस किया कि उनके मन का जो तेज रफ्तार इंजन था, जो हमेशा भविष्य की तरफ भागता रहता था, वो धीरे धीरे और धीरे धीमा होने लगा। और फिर एक पल ऐसा आया जब वो पूरी तरह से रुक गया। वो ठहराव, वो शांति एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने लाती है,
और इसी एक पल में ज़ेन का असली तोहफा, असली उपहार छिपा है। लेखक को उस पल एहसास हुआ कि हम या तो बीते हुए कल की यादों में जीते हैं या फिर आने वाले कल के सपनों में। लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही झूठे हैं। एकमात्र सच्चाई, असली सच तो बस वो पल है जो अभी है, द प्रेजेंट मोमेंट। और दोस्तों, यही है ज़ेन की देन। ज़ेन का सबसे बड़ा तोहफा यही गहरी समझ है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के पल में जी जा सकती है, और यही मन की शांति का असली रास्ता है। तो आखिर में ये दोनों कहानियां एक साथ कैसे जुड़ती हैं? गिन्नी का सोना हमें सिखाता है कि क्या करना है और क्यों करना है, मतलब अपने मूल्यों के साथ जीना, ये हमारे मकसद की बात है। और ज़ेन की देन हमें सिखाता है कि उसे कैसे करना है, मतलब शांति के साथ वर्तमान में रहकर, ये हमारी मौजूदगी की बात है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस भागती हुई दुनिया में हम सबका अपना अपना चाय समारोह क्या हो सकता है? वो कौन सी एक चीज़ है जो हमारे मन के इंजन को थोड़ा धीमा करती है और हमें वापस उस कीमती वर्तमान के पल में ले आती है?